नमस्कार, न्यूज रूम लाइव में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ शीतल शर्मा। अगले 45 मिनट तक हम बात करेंगे भारत पाकिस्तान के बीच जो तनाव की स्थिति बनी हुई है उसको लेकर हर जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। बॉर्डर से लेकर देश की राजधानी तक इस वक्त क्या हलचल हो रही है और पाकिस्तान को लेकर क्या इस वक्त सरकार रणनीति बना रही है, ये तमाम चीजें और साथ साथ जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए हमले के बाद पहलगाम में किस तरह की वहां पर जांच पड़ताल हो रही है, ये तमाम मुद्दे होंगे जो अगले 40 मिनट तक आपके साथ डिस्कस किए जाएंगे। लेकिन उससे पहले एक नजर इस वक्त की कुछ खास सुर्खियों पर। पहली आज की बड़ी खबर रहेगी, बीएसएफ ने पाकिस्तानी रेंजर को पकड़ा है, गिरफ्तार किया है और उसके साथ पूछताछ जारी है। कहां से पकड़ा है, कैसे पकड़ा है और पकड़ने के बाद क्या स्थिति है, उसको लेकर पूरी विस्तार से जानकारी बताएंगे। आज की दूसरी बड़ी खबर, भारतीय जहाजों के लिए पाकिस्तान की बंदरगाह बंद कर दी है और यह पाकिस्तान ने बौखलाहट में एक और बड़ा कदम उठाया है। वही पहलगाम हमले को लेकर जांच पड़ताल तेज हो गई है। एनआईए की टीम वहां पर पहुंची हुई है और एनआईए की तरफ से लगातार जांच पड़ताल की जा रही है। हर पहलू से इस केस को देखा जा रहा है और जो लोकल्स वहां पर इस वक्त शक के घेरे में हैं, उनके साथ पूछताछ भी लगातार जारी है। तो वही दिल्ली में अवैध रूप से कार्रवाई भी तेज हो गई है। दिल्ली में जो भी अवैध रूप से लोग रह रहे हैं, इलीगल तरीके से लोग वहां पर रह रहे हैं, चाहे वो बांग्लादेश के हों या फिर पाकिस्तान के हों, उन पर लगातार वहां पर कार्रवाई जो है वो देखने को मिल रही है। अगली बड़ी खबर रहेगी जिस पर आज बातचीत करेंगे। यूपी में शिक्षिका निलंबित कर दी है और पहलगाम हमले पर उसने फेसबुक पर या फिर सोशल मीडिया के माध्यम से उसने पोस्ट की थी, जिसके बाद चर्चाओं में आई। सोशल मीडिया पर ये उसकी पोस्ट वायरल होने लगी और तुरंत उस पर जो है वो कार्रवाई करते हुए उसे निलंबित कर दिया है। पूरी जानकारी आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आज की जो पहली बड़ी खबर है वो आपको बताना चाहेंगे। शुरुआत करेंगे न्यूज रूम लाइव की इस बड़ी खबर से, क्योंकि राजस्थान में एक पाकिस्तानी रेंजर को पकड़ा है। बीएसएफ ने पाकिस्तानी रेंजर को पकड़ा है और पकड़ने के बाद वहां पर उसके साथ पूछताछ भी जारी है। भारतीय सीमा में घुसने की कोशिश पाकिस्तानी रेंजर्स की तरफ से की जा रही थी और फिलहाल उसे अपनी गिरफ्त में कर उससे पूछताछ की जा रही है कि किन वजहों से वो राजस्थान से घुसपैठ करने की कोशिश कर रहा था, क्या उसकी मंशा थी, किस मंशा के साथ पहुंचा था, किस नियत के साथ आया था। भारत के बीएसएफ की जो वहां पर बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेज है, उनकी मुस्तैदी ये बताती है कि किस तरह से निगरानी रखी जा रही है। जो भी घुसपैठ करने की कोशिश कर रहा है उसको पकड़ा जा रहा है। हालांकि पूछताछ जारी है, अभी तक आधिकारिक तौर पर यह साफ नहीं है कि किस वजह से भारत में बॉर्डर के अंदर घुसने की कोशिश कर रहा था। क्या गलती से बॉर्डर की तरफ बढ़ रहा था या कोई अन्य रीजंस हैं, अन्य कारण हैं, जिसका पता इस वक्त वहां पर जो स्थानीय पुलिस है वो भी लगा रही है और बीएसएफ भी उससे पूछताछ कर रही है। क्योंकि जो तनाव की स्थिति है वो भारत पाकिस्तान के बीच दिन ब दिन बढ़ रही है। 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए हमले के बाद पूरी दुनिया ने पाकिस्तान की निंदा की, इस हमले की निंदा की और पाकिस्तान को करारा जवाब देने की भी बात की, जिसके लिए कई ऐसे पावरफुल देश हैं जिन्होंने भारत के साथ कंधे से कंधे मिलाकर चलने की बात भी कही है। और आज भी चाहे वो अमेरिका हो या बाकी अन्य देश हो, वो भारत के साथ है। दूसरी तरफ पाकिस्तान की जो नीयत है वो लगातार बिगड़ती हुई नजर आ रही है और पाकिस्तान की तरफ से घुसपैठ की कोशिशें, सीज फायर का वायलेशन और सीज फायर के वायलेशन की आड़ में जो वहां से रेंजर्स को घुसाया जा रहा है ताकि वो भारत में नुकसान पहुंचाए, भारत में इस तरह के हमले करें, उसी को लेकर फिलहाल ये बड़ी कार्रवाई करते हुए बीएसएफ ने एक रेंजर को गिरफ्तार किया गया है। कर्नल एसएस पठानिया साहब इस वक्त हमारे साथ ज्यादा अपडेट के लिए बने हुए हैं। मैं सीधे कर्नल साहब के पास जाना चाहूंगा। कर्नल साहब, बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने समय दिया। कर्नल साहब, अब जो जैसे जैसे दिन आगे बढ़ते जा रहे हैं ये स्थिति और गंभीर होती हुई नजर आ रही है भारत और पाकिस्तान के बीच, क्योंकि पाकिस्तान भी उलझा रहा है भारत की सेना को, भारत को। पाकिस्तान भी इस तरह से बढ़ रहा है। इस वक्त जो राजस्थान में एक सेना के जो पाकिस्तान का सेना का कर्मी है, पाकिस्तान का रेंजर है, उसे गिरफ्तार किया गया है, वो भी राजस्थान के बॉर्डर में। तो क्या पाकिस्तान की ये भी एक मंशा है कि घुसपैठ करवाई जाए इस समय पर भी? देखिए, घुसपैठ आप रेंजर से नहीं करवाते हैं, घुसपैठ आप उनसे कराते हैं मिलिटेंट से या स्मगलर से, या अपने जो स्पाई है। अभी क्या होता है, अभी आपने कुछ दिन पहले सुना होगा, हमारा भी एक बीएसएफ का लड़का पकड़ा गया था, बिल्कुल, रेंजर्स द्वारा। तो ये कभी कभी ये लोग भूल जाते हैं रास्ता, कभी कभी दिमागी संतुलन बिगड़ जाता है, उनको एलओसी जो है या आईबी की जो आइडेंटिफिकेशन है उसमें गड़बड़ा जाते हैं। तो ये हादसे होते रहते हैं, पर इसमें हमें ज्यादा नहीं पड़ना चाहिए जी। बेसिक इशू ये है कि इस समय जो सिचुएशन चल रही है, हमारी वॉर लाइक सिचुएशन जो बनी हुई है,
जिसमें दोनों देश जो कि न्यूक्लियर नेशन है वो अपनी अपनी करामात दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। इसके अंदर पॉलिटिकल पार्टी इन्वॉल्व है, उसके बाद उनकी तरफ से वहाँ पॉलिटिक्स तो है ही नहीं वहाँ पे पाकिस्तान में। वहाँ पे जनरल मुनीर जो है वो अपने तरीके से लगे हुए हैं, जो जनरल कम जिहादी ज्यादा है जी। अभी तक की अगर आप सिचुएशन की समीक्षा करें और हम पहलगाम की जो दुर्भाग्यपूर्ण घटना से उससे आगे बढ़ के देखें, तो पाकिस्तान ने एक सोचे समझे नैरेटिव के अंदर एक स्क्रिप्ट लिखी जिसमें उसका एम था कि भारत को उन्होंने प्रोवोक करना है। बिल्कुल। और मुनीर इस समय इस सिचुएशन में है कि उसको लड़ाई चाहिए। पाकिस्तान के जो शहजाद शरीफ गवर्नमेंट है वो बुरी तरह से विफल रही है। इकोनॉमिकली इनकी बहुत ही बुरी हालत हो रखी है। लोग इनको भी कर्जा देना बंद कर रहे हैं। आईएमएफ के दरवाजे पे बैठ के ये हमेशा गिड़गिड़ाते रहते हैं। तो उनके लिए वॉर एक बड़ा अच्छा सोल्यूशन है, जिसमें मुनीर को एक्सटेंशन भी मिल जाएगा शायद अगले 3 साल के लिए। नवंबर में उनका टेन्योर खत्म हो रहा है। और शहबाज शरीफ की जो गवर्नमेंट है वो वॉर मॉन्गरिंग करके अपने देश के लोगों का ध्यान बढ़ाएंगे और उनके अंदर जो राष्ट्रभक्ति वाली फीलिंग है उसको जगाएंगे। तो ये एक ऊंचे लेवल पे हो रहा है जिसमें अवाम जो है उनका पिस रहा है। अभी जैसे ही ये स्ट्राइक हुई, ये जो स्क्रिप्ट लिखी गई थी, और स्क्रिप्ट के अंदर आप देखेंगे कि सबसे बड़ी जो इशू था वो ये था कि इन्होंने हिंदू मुस्लिम के बीच में डिवाइड करने की कोशिश की। जिस तरीके से हिंदुओं को आइडेंटिफाई किया गया और उसके बाद उनको मारा गया। तो भारत ने इसका बड़ा अच्छा संज्ञान लिया है और मैं खुश हूं कि मोदी साहब ने एक सख्त कदम लेते हुए IWT जो है, इंडस वाटर ट्रीटी, उसको कैंसिल कर दिया, क्योंकि इंडस जो है वो पाकिस्तान की लाइफलाइन है। बिल्कुल। और उसका जो रिएक्शन आया है अभी तक, वो इस साल तक पहुंच चुके हैं कि इसके लिए हम खून की नदियां बहा देंगे। कुछ बेवकूफ जो है पाकिस्तान के जो लीडर्स हैं या उनके पॉलिटिशियंस हैं या उनका जो मीडिया है, वो ये भी बता रहा है कि अगर ये भारत कल को वहां पे डैम कंस्ट्रक्ट करता है तो हम इन डैम को एयर स्ट्राइक करके धराशायी कर देंगे। पानी हमारा नहीं रोक सकता है इंडिया। अभी दूसरी तरफ इनके जो मिनिस्टर्स हैं, इसमें मरियम शरीफ जो पंजाब की चीफ मिनिस्टर है, वो भी न्यूक्लियर की धमकी दे रहे हैं कि हम न्यूक्लियर बम लॉन्च कर देंगे। तो इस समय सिचुएशन बहुत क्योटिक बनी हुई है। अभी इसको समझना मुश्किल है, लेकिन जहां तक भारत की तरफ से बड़े अच्छे और स्ट्रॉन्ग कदम उठाए गए हैं और उसका इफेक्ट जो है पाकिस्तान पे अभी आना शुरू हो गया। और आने वाले समय में देखिए शीतल जी, लड़ाई लड़ने के लिए आपको पैसा चाहिए। बिल्कुल। उसमें आपको गोला बारूद, असला, नए वेपन सिस्टम, एयरक्राफ्ट, नेवी, सब कुछ है। अच्छा, विक्रांत को इन्होंने अरबी सागर में छोड़ दिया है, उसका भी उनके ऊपर डर है। तो पाकिस्तान इस समय डर के माहौल में है, क्योंकि उनको पता है कि अगर लड़ाई लड़ने के लिए उनके पास जो पैसा है वो सिर्फ $6 बिलियन है और हमारे पास $650 बिलियन है। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि इस पैसे के साथ हम कितनी लंबी लड़ाई लड़ सकते हैं, और उनके पास वो 1-2 दिन में खत्म हो जाएंगे। अभी वो उछल किस पे रहे हैं? पाकिस्तान को टर्की ने सपोर्ट करना शुरू कर दिया है। टर्की के कुछ विमान वहां पे सामान लेके, उसमें ड्रोन भी शामिल हैं, वो वहां पहुंच चुके हैं। मिसाइल होगी, वेपन्स होंगे और उनको ये पैसा भी देंगे। चाइना के विमान भी जो है वहां पहुंचना शुरू हो गए और चाइना ने अभी ये बड़ा क्लियर कर दिया है कि वो खुल के पाकिस्तान का समर्थन करेगा। उसकी भी वजह है। वजह ये है कि एक तो सी पैक है जो इनका इकोनॉमिक कॉरिडोर है, उसके अंदर चाइना का तकरीबन $60 बिलियन का इन्वेस्टमेंट है। उसके बाद चाइना ने पीओके और गिलगित बाल्टिस्तान के अंदर 7 डैम जो है उनके ऊपर पैसा लगाया हुआ है। तो चाइना अटका हुआ है, उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है कि वो खुल के सामने है। और वैसे भी चाइना हमारा दुश्मन देश है। वो चाहता है कि भारत को इकोनॉमिकली ब्लीड किया जाए। अभी आप थोड़ा नजर पीछे मार के देखेंगे आप। बिल्कुल, बहुत सारी चीजें हैं अभी भारत आगे बढ़ रहा है। आगे बढ़ूंगा, आपके पास फिर से लौटूंगा कर्नल साहब, लेकिन उससे पहले फिलहाल एक और बड़ी खबर अपने दर्शकों को बताएंगे। भारत की कार्रवाई से पाकिस्तान बौखला गया है और भारतीय जहाजों के लिए पाकिस्तान में जो पाक बंदरगाह है उसे बंद करने का फैसला पाकिस्तान की तरफ से लिया गया है और किसी भी भारतीय जहाज को जाने की अनुमति वहां पर नहीं दी गई है। बीती रात पाकिस्तान ने यह आदेश जारी किया है। बौखलाहट में पाकिस्तान कभी परमाणु बम की धमकी दे रहा है और कभी सिंधु नदी में जल के बजाय खून बहने की या बहाने की धमकी दे रहा है। कभी जहां पर जो है वो कहीं ना कहीं मस्जिद का निर्माण या मस्जिद की नींव रखने की धमकी दे रहा है और कभी कह रहे हैं कि आप पानी रोकेंगे तो हम परमाणु बम से अटैक करेंगे। पाकिस्तान ये भूल रहा है कि भारत के पास भी परमाणु है, लेकिन भारत की नो फर्स्ट यूज की
पॉलिसी है। भारत पहले परमाणु बम से किसी पर हमला नहीं कर सकता। यह अंतर्राष्ट्रीय नॉर्म्स का एक हिस्सा है जिसको नैतिकता के आधार पर भारत इसका फॉलो करता है, इसका पालन करता है। लेकिन पाकिस्तान जब बौखला जाता है तो पाकिस्तान की पूरी जो लिखी हुई स्क्रिप्ट होती है या जो पूरी उसकी तस्वीर होती है वो निकलकर सामने आती है। कर्नल पठानिया साहब हमारे साथ बने हुए हैं। कर्नल साहब, पाकिस्तान जिस तरह से बौखला रहा है वो सबके सामने है, दुनिया के सामने है। सब लोग जान चुके हैं कि पाकिस्तान की जो नैतिकता है, पाकिस्तान की जो मॉरल एजुकेशन है वो गायब है। वो एक नीति, एक नियत के साथ, एक साफ मंशा के साथ आगे नहीं चल रहे हैं। उनके पास लॉन्ग विजन नहीं है, शॉर्ट विजन के साथ चल रहे हैं। इसलिए वो भारत को परमाणु बम की धमकी या बाकी अन्य चीजें धमकियां दे रहे हैं। देखिए, जहां तक पाकिस्तान का एज ए नेशन सवाल है, वो एक रोग नेशन है, वो एक फेल नेशन है जी। और आप देखेंगे कि 77 साल में उसने कितनी तरक्की की हुई है, ये इंडिकेट करता है क्योंकि वहां के पॉलिटिशियन जो है वो भ्रष्ट हैं। उनकी जो आर्मी है, दे आर कॉलिंग द शॉट्स। सारा कंट्रोल जो है वो आर्मी के पास है, मुनीर के पास है। अभी आपने देखा होगा उसने एक बड़ा बदलाव किया है कि इनके जो आईएसआई के चीफ हैं जनरल मलिक, उसको उसने नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर लगा दिया है। तो ये क्या दर्शाता है? ये दर्शाता है कि पाकिस्तान की आर्मी का पूरी ग्रिप है पॉलिटिशियन के ऊपर। और शहबाज शरीफ जो है, अगर मुनीर हाँ ना करे तो वो एक शब्द नहीं बोल सकता है। ये वहां पे इसकी हालत है क्योंकि सारे करप्ट हैं। कि जुडिशरी देखिए आप, वो भी कंप्रोमाइज है। उसके बाद इनका जो चाइना के सामने ये बिल्कुल एक पपेट नेशन बन के रह गया है। टेररिज्म की शुरुआत यही से शुरू होती है, ना सिर्फ इंडिया के लिए, पूरी दुनिया के लिए, और पूरी दुनिया ये जानती है। उसके बाद आप इनकी इंटरनल सिचुएशन देखिए, इनके ऊपर बलूचिस्तान से बहुत ज्यादा प्रहार हो रहे हैं। तहरीके तालिबान पाकिस्तान लगातार खैबर पख्तूनवा रीजन के ऊपर इनके ऊपर अटैक की जा रही है, इनकी किलिंग हो रही है सोल्जर्स की, सिक्योरिटी फोर्सेस की। अफगानिस्तान के साथ इनके रिश्ते बिगड़े हुए हैं और ये वो अफगानिस्तान है कि उनकी हुकूमत को लाने के लिए इमरान खान ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया था। उसके बाद आप देखिए कि सिंध के अंदर जो प्रॉब्लम चल रही है, वहां पे गृह युद्ध वाली स्थिति बनी हुई है। और सबसे बड़ी जो मैटर ऑफ कंसर्न है कि पाकिस्तान एक न्यूक्लियर नेशन है और अगर इसके न्यूक्लियर जो संसाधन है या इनके बॉम्ब है, अगर वो सुरक्षित नहीं रहते हैं और किसी ना किसी तरीके से आतंकियों के साथ जिनको ये पालते हैं उनके हाथ लग जाते हैं, लेकिन तो आप कर्नल ये साहब, इमेजिन कर सकते हैं कि कितनी बड़ी कैटास्ट्रॉफी होगी पूरे देश के। क्या पाकिस्तान को ये ज्ञात नहीं कि भारत के पास भी परमाणु है? फर्क सिर्फ इतना ही कि हम पहले इस्तेमाल नहीं करेंगे और उनके पास ये नीति है वो अपनाएंगे। तो क्या पाकिस्तान फिर किस वजह पर ये धमकियां दे रहा है कि भाई हम परमाणु से हमला करेंगे? परमाणु तो हमारे पास भी है। फर्क क्या है? क्यों आखिर पाकिस्तान इसको एक डोमिनेंसी के तौर पर सामने रख रहा है? शीतल जी, क्या होता है कि जहां तक परमाणु बम की संख्या का सवाल है, अगर आपने इनके लीडरों को सुना होगा, ये क्या इनके पास तकरीबन 160 न्यूक्लियर बॉम्ब है। जी। अभी संख्या से फर्क नहीं पड़ता, डिपेंड करता है कि उनकी यील्ड कितनी है, कितने किलो टन के हैं एक समय पर। अभी पाकिस्तान क्या क्लेम, पाकिस्तान हमारे पास 172 के करीब है, हमसे ज्यादा है, वो भी मैटर नहीं करता बिकॉज इतने न्यूक्लियर बम आपको चाहिए नहीं। ये दो ही बहुत तबाही कर चुके हैं। ये आपने देखा होगा हिरोशिमा और नागासाकी में कि कितनी बड़ी तबाही वहां हुई थी। अभी पाकिस्तान की ये समस्या है कि चाइना की मदद से उन्होंने किसी तरीके से न्यूक्लियर बम जो है वो बना तो लिया। अभी इनके पास अगर आप देखेंगे कि अगर खुदा ना खास्ता न्यूक्लियर बॉम्ब होता है तो पाकिस्तान विल सीज टू एग्जिस्ट एज ए नेशन। ये उनको भी पता है क्योंकि अगर आप एरिया देखें, पाकिस्तान के एरिया और हमारा एरिया बहुत फर्क है। बिल्कुल। तो इंडिया का भी नुकसान होगा, लेकिन पाकिस्तान पूरी तरह से एक्सटिंक्ट हो जाएगा वर्ल्ड मैप से। ये वो भी रियलाइज करते हैं, लेकिन उन्होंने अपनी जो धमकियां देनी है डेस्परेशन के अंदर आके, उनके पास कोई ऑप्शन नहीं बचता है। और ये उनके जो मिनिस्टर हैं जिनको दिले की अकल नहीं है, वो कहते हैं कि हमारे पास 100-100 ग्राम 200 ग्राम के बम हैं और हम उनको टैक्टिकली यूज करेंगे। ठीक है पठानिया साहब, फिर लौटता हूं। एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं, पाकिस्तानी राजदूत की भारत को गीदड़ भभकी देखने को मिली है। हमला किया तो जवाबी कार्रवाई करेंगे, पाकिस्तान ने कहा है। परमाणु हथियार का इस्तेमाल करने की धमकी पाकिस्तान की तरफ से दी है। पाकिस्तान के राजदूत ने रशिया में रहकर भारत को यह धमकी दी है और ये गीदड़ भभकियां लगातार पाकिस्तान से सामने आ रही है। पाकिस्तान के मंत्रियों से लेकर पाकिस्तान के राजदूत तक
अब धमकियां देने लग गए हैं कि भाई भारत हमला करेगा, भारत जल सिंधु बंद करेगा तो हम परमाणु से हमला करेंगे। उसी पर हम बातचीत भी कर रहे हैं कर्नल साहब के साथ, समझने की कोशिश कर रहे हैं कि परमाणु हमला पाकिस्तान की तरफ से अगर किया जाता है तो उसमें भारत का जवाब क्या होगा, और अगर परमाणु आ भी जाता है तो जाहिर सी बात है भारत की तरफ से जवाबी कार्रवाई होगी, और उसके बाद पाकिस्तान के हालात क्या होंगे उसके लिए आपको नागासाकी और हिरोशिमा, ये दो बड़े जगहों का नाम याद रखना होगा जिनको पूरी तरह से नष्ट कर दिया था। कर्नल साहब, पाकिस्तान खुले तौर पर कह रहा है क्योंकि उसके पास कोई ऑप्शन नहीं, वो सैन्य शक्ति से लड़ नहीं सकता, एटॉमिक बम उसके पास आखिरी रास्ता है। ये जो फर्स्ट यूज की पॉलिसी है ये भारत के पास है, भारत के पास नहीं है, पहले भारत इसका इस्तेमाल नहीं करेगा। पाकिस्तान किस हद तक जा सकता है परमाणु बम को इस्तेमाल करने में, क्योंकि यह भी ऐसा भी माना जाता है कि भाई अमेरिका के नियंत्रण में ये सारी चीजें। देखिए, जहां तक यूएसए का सवाल है वो इसको मॉनिटर कर रहा होगा, क्योंकि अगर परमाणु युद्ध होता है, जो मेरे हिसाब से नहीं होगा। उसकी वजह मैं आपको बताता हूं कि किसी भी देश के लिए ये कहना कि मैं परमाणु बम को यूज कर लूंगा, वो कहना आसान है लेकिन उसको करना मुश्किल है। और वो परमाणु बम जो होता है वो आपका आखिरी हथियार होता है। जब आप पूरी तरह से चारों खाने चित हो जाते हैं तो उस समय डेस्परेशन में आपके पास कोई ऑप्शन नहीं रहता है। एंड आई एम वेरी श्योर जिस तरीके से यूएसए इनके जो F-16 इन्होंने इनको दिए उनको मॉनिटर कर रहा है, उसी तरीके से और भी जो यूरोपियन कंट्री जो ताकतवर कंपनियां दुनिया में, वो पाकिस्तान के जो परमाणु बम है उनके ऊपर उनकी कड़ी नजर रहेगी। और ये एक खिलौना नहीं है कि जब जिसका मन किया धमकी दे दी, जब मन किया ये यूज कर लिया। ये एक बहुत विनाशकारी हथियार है। एंड आई एम वेरी पॉजिटिव कि पाकिस्तान भी ये समझता है। देखिए, पाकिस्तान कितना बेवकूफ भी नहीं है कि, लेकिन जहां तक धमकियों का सवाल है वो तो यूज करते रहेंगे, बिकॉज उन्होंने अपने देश के लोगों को भी बताना है कि हम एक स्ट्रांग नेशन है, जो वो नहीं है। देखिए, उनकी हालत देखिए, आप पॉलिटिकली देख लीजिए, मिलिटरीली देख लीजिए, इकोनॉमिकली देख लीजिए, वो हर तरह से फेल है। उन लोगों की महंगाई वहां इतनी बढ़ चुकी है कि लोग जो है वो इस समय आर्मी के खिलाफ जा चुके हैं। वो अपनी आर्मी को कर्ज कर रहे हैं, अपनी गवर्नमेंट को कर्ज कर रहे हैं। कभी आप पाकिस्तानी टीवी चैनल सुनिएगा तो वहां बहुत ज्यादा आक्रोश है, बहुत ज्यादा गुस्सा है। लेकिन जब वो अपनी देशभक्ति की बात आती है, इसलिए इन्होंने ये जिंगोइज्म या वॉर मॉन्गरिंग क्रिएट कर रखी है, तो उससे उनकी जो सहानुभूति है, उनके जो देशवासी हैं पाकिस्तान के लोग, वो इनको सपोर्ट कर रहे हैं कि हम आपके साथ खड़े हैं, मुनीर तुम आगे बढ़ो। और मुनीर, ये पाकिस्तान की आर्मी के बारे में आपको बताता हूं कि जब ये बांग्लादेश लिबरेशन हुई थी, बिल्कुल उस समय इनकी जब ये इनके अफसर पास आउट होते हैं, उनको एक शपथ दिलाई जाती है कि आप जो है 71 का बदला लेंगे इंडिया से। उसी बात को मद्देनजर रखते हुए इन्होंने 1989 में ऑपरेशन टोपैक कंसीव किया था, जिसको ISI एग्जीक्यूट कर रही है। ऑपरेशन टोपैक का मकसद था टू मेक इंडिया ब्लीड इन 1000 cuts for 1000 years। तो ये लोग तो इसमें लगे रहेंगे, ये इनकी लाइफलाइन है। जगलर वेन कह लीजिए, जैसे वो बोलता कश्मीर हमारी जगलर वेन है, कश्मीर के ऊपर उनका कोई हक नहीं है। लेकिन उन्होंने एक इशू बनाए रखना है अपने लोगों को बताने के लिए। और जिस दिन इंडिया पाकिस्तान के अंदर दोस्ती की शुरुआत हो जाएगी तो उसका सबसे बड़ा जो दुख होगा वो होगा आर्मी को। और आर्मी विल नेवर परमिट कि इंडिया और पाकिस्तान के अंदर रिश्तों में सुधार हो, क्योंकि पाकिस्तान आर्मी की आप जनरल देख लीजिए। अभी मुनीर खान के बारे में ये भी सुनने में आया कि उन्होंने अपनी प्रॉपर्टी पहले ही बना ली है। बिल्कुल सेवारत होते हुए अपनी प्रॉपर्टी इन्होंने यूएसए में, यूके में, मिडिल ईस्ट में, जहां भी इनको दाव लगता है, क्योंकि ये लोग जो है ड्रग पैडलिंग के अंदर भी इन्वॉल्व है। और दूसरी चीज है, सारी ताकत इनके पास है। पाकिस्तान आर्मी एक ऐसी आर्मी है जो फौज के अलावा और भी बहुत धंधे कर रही है। ये रियल एस्टेट में घुसे हुए हैं, ये एग्रीकल्चर में घुसे हुए हैं। तो ये बहुत करप्ट आर्मी है। और लोग चाहते हैं इस समय, कुछ लोगों को मैं सुन रहा था, वो कहते हैं कि लड़ाई होनी चाहिए ताकि इनको अपनी औकात पता चल सके। ये जो इतना शेर बन के घूमती है पाकिस्तान आर्मी। और आप ये भी देखेंगे जिस तरीके से बलूचिस्तान के लड़ाके इनको ठोक रहे हैं, और जिस तरीके से 93,000 सोल्जर ने 71 में सरेंडर किया था, तो उससे आपको पता चल जाएगा कि इनके अंदर ताकत कितनी है, लड़ने की कुव्वत कितनी है। जी
ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया कर्नल साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये जानकारी मुहैया करवाने के लिए। कर्नल साहब ने बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां साझा की है। हालांकि पाकिस्तान परमाणु धमकियां बार बार भारत को दे रहा है, लेकिन उसका बड़ा असर नहीं देखने को मिल सकता है। पाकिस्तान की ये गीदड़ धमकियां लगातार लगी रहेंगी, लेकिन भारत का अगला एक्शन क्या होगा उसका देखना होगा। फिलहाल पहलगाम लिए चलते आपको। पहलगाम हमले को लेकर जांच जो है वो लगातार तेज हो गई है। दुकानदारों से भी मामले में पूछताछ हो रही है। दुकानदारों से भी अब पूछताछ जो है वो शुरू कर दी गई है। जो वहां आसपास दुकानदार थे, जिनका वहां पर दुकानें हैं, जिनका बिजनेस चल रहा है, हमले के दिन उन्होंने दुकानें बंद रखी थी। सूत्रों के हवाले से यह बड़ी खबर है। और आतंकियों के मददगारों पर शिकंजा कसा जा रहा है। आतंकियों के मददगार, आतंकियों के को पनाह देने वाले लोग या उन्हें संरक्षण करने वाले लोग, किसी भी प्रकार से मदद पहुंचाने वाले लोग, सहायता पहुंचाने वाले लोग जो हैं, उन पर अब एनआईए का शिकंजा कसा जा रहा है। जम्मू कश्मीर पुलिस भी उन पर निगरानी बनाई हुई है। और पहलगाम हमले के बाद ही ये ताबड़तोड़ एक्शंस देखने को मिल रहे हैं। कई लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। जो लोग शक के दायरे में, उससे पूछताछ हो रही है। और अब पहलगाम में जो दुकानदार हैं, जिनकी दुकानें बंद बताई जा रही थी, ये जो सूत्र बता रहे हैं कि उनकी दुकानें उस समय पर बंद थी जब ये इंसिडेंस हुआ था। और उसके बाद जो शक का दायरा है वो बढ़ गया। और शक के दायरे बढ़ने के बाद ये एनआईए की रडार पर आ गए और एनआईए ने इनसे भी पूछताछ शुरू कर दी है। तो फिलहाल आपको बताना चाहेंगे, पहलगाम हमले में जो 26 लोगों की मौत हुई थी, निहत्थे लोगों को मारा गया था। उसके बाद ये जांच एनआईए के हाथों में है। और एनआईए जो है हर दिन वहां पर कोई ना कोई बड़ा खुलासा कर आगे की कार्रवाई जो है वो कर रही है। अब जरा अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। एक और बड़ी खबर आपको बताएंगे। इस वक्त दिल्ली से, राजधानी दिल्ली से, जहां पर अवैध रूप से रह रहे लोगों पर कार्रवाई जारी है। इलीगल तरीके से रहने वाले लोगों पर यह कार्रवाई, पुलिस ने 6 बांग्लादेशियों को हिरासत में लिया है। बिना वैध दस्तावेजों के ये सभी वहां पर रह रहे थे और उन्हें सभी को फिलहाल हिरासत में लिया है। उनसे भी पूछताछ की जा रही है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन पर कार्रवाइयां हुई हैं। शुरुआत गुजरात से हुई थी, गुजरात के अहमदाबाद से, जहां पर 500 से ज्यादा बांग्लादेशी लोग जो अवैध रूप से रह रहे थे उन्हें पकड़ा गया था और उसके बाद पूछताछ हुई थी। अब राजधानी दिल्ली में भी यह कार्रवाई जारी है और 6 बांग्लादेशियों को वहां पर भी हिरासत में लिया गया है। तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं। और इनके पास कोई भी ऐसा जो लीगल डॉक्यूमेंट होता है वो नहीं देखा गया, जिसके बाद उन्हें पकड़ा गया। पूछताछ हो रही है। बड़ा सवाल यह भी है कि जो बांग्लादेश के लोग हैं वो राजधानी तक कैसे पहुंचे, किस रास्ते से पहुंचे, किसकी पनाह से पहुंचे, किन किन राज्यों से पहुंचे। और ये तमाम चीजें हैं, ये तमाम सवाल हैं जो अब जाकर उजागर हो रहे हैं, जिसको लेकर सरकार को पहले भी कदम उठाए जाने चाहिए थे। हालांकि बांग्लादेश के मुद्दे को कई बार कई राज्यों में चुनाव का मुद्दा भी बनाया गया और उसको भुनाने का भी काम किया गया। लेकिन अब जाकर जब पहलगाम में इतना बड़ा हमला हुआ, उसके बाद सिक्योरिटी एजेंसीज पूरी तरह से एक्शन में हैं और राज्य सरकारें एक्शन में हैं, गृह मंत्रालय एक्शन में है। गृह मंत्रालय के साफ निर्देश हैं राज्य सरकारों को कि आप जितने भी लोग आपके राज्यों में, आपके स्टेट्स में जो इलीगल तरीके से रह रहे लोग हैं, उन पर शिकंजा कसिए, उनको आइडेंटिफाई करिए, उनको पहचानिए वो कौन लोग हैं, कहां के हैं, उनके पास क्या वैध दस्तावेज हैं या नहीं, या फिर इलीगल तरीके से वो रह रहे हैं। उस पर लगातार कार्रवाई जारी है और फिलहाल 6 बांग्लादेशियों को दिल्ली में पकड़ा है, उनके साथ पूछताछ हो रही है। ताबिश कमाल दिल्ली से हमारे संवाददाता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। ताबिश, 6 बांग्लादेशियों को पकड़ा है, क्या उनसे पूछताछ हो रही है? सभी के पास कोई वैध दस्तावेज नहीं था, डॉक्यूमेंट नहीं थे, किस तरह से वो राजधानी में रह रहे थे? देखिए शीतल, दिल्ली में जो पूर्वी जिला है वहां पर पुलिस ने अभियान चलाया था और जहां पर 6 बांग्लादेशी नागरिकों को पकड़ा गया है। हालांकि लगातार दिल्ली के अंदर बांग्लादेशी नागरिक रोहिंग्या के खिलाफ अलग अलग तरह से अभियान चलाया जा रहा है, लेकिन आज जो अभियान चलाया गया है उसमें मीम अख्तर, मीना बेगम, शेख मुन्नी, पायल शेख, सोनिया अख्तर और तानिया खान, इन 6 लोगों की विदेशियों बांग्लादेशियों के रूप में पहचान की गई है। हालांकि इसके पास से कई दस्तावेज मिले हैं जो इन्होंने इलीगल तरीके से भारत में आकर के हासिल किए, उसको लेकर के छानबीन की जा रही है। आखिर ये लोग कैसे दिल्ली पहुंचे, किस तरह से इन्होंने बॉर्डर क्रॉस किया और भारत में आने के बाद किस तरह से इन्होंने इलीगल तरीके से यहाँ से साथ तो तमाम तरीके जांच का विषय है। दिल्ली पुलिस लगातार ऐसे नाजुक पर
लगातार छापेमारी कर रही है, जहां पर इलीगल उनके खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है। इससे पहले ओखला इलाके के अंदर एक अभियान चलाया गया था, जहाँ पर ओखला विधानसभा। शुक्रिया आपका ताबिश, आपकी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। ताबिश अब आपको जानकारी बता रहे थे दिल्ली को लेकर। लेकिन एक और बड़ी खबर है, पाकिस्तान ने फिर से सीज फायर का उल्लंघन किया है और 10वीं बार लगातार पाकिस्तान की तरफ से सीज फायर का वायलेशन हो रहा है। लगातार 10वें दिन पाकिस्तान ने यह नापाक हरकत करते हुए बता दिया है कि हम बॉर्डर पर सीज फायर करेंगे, एलओसी पर सीज फायर करेंगे, और यही हो भी रहा है। अपनी बौखलाहट वो सीज फायर के जरिए बयां कर रहे हैं, प्रदर्शित कर रहे हैं, लेकिन सीधा इनका जवाब जो है वो भारतीय सेना देने के लिए तैयार है। हर मोर्चे पर भारतीय सेना डटी हुई है, बीएसएफ वहां पर डटी हुई है और निगरानी रखी जा रही है। ये देखिए किस तरह से पाकिस्तान की तरफ से गोलीबारी हो रही है। ये एग्रीमेंट जो 2021 में दोनों देशों के बीच हुआ था, लेकिन उसके बाद उसको तोड़ा गया और अब फिर से पहलगाम हमले के बाद निरंतर रूप से रेगुलरली हर एक दिन सीज फायर का उल्लंघन हो रहा है। कभी बारामूला में हो रहा है, कभी कुपवाड़ा में हो रहा है, कभी उड़ी को निशाना बनाया जा रहा है, कभी नौशेरा को निशाना बनाया जा रहा है जो जम्मू रीजन में है, कभी अखनूर को निशाना बनाया जा रहा है, और कभी और भी जो बॉर्डर से सटे इलाके हैं वहां पर सीज फायर हो रहा है। हालांकि बॉर्डर पर हमारी सेना पूरी तरह से मुस्तैद है। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस वहां पर निगरानी बनाई हुई है, चप्पे चप्पे पर नजर बनी हुई है। देखिए, हम लोग बॉर्डर पर रहने वाले लोग हैं और उड़ी जो है ये एलओसी के बिल्कुल नज़दीक एरिया है। यहाँ से शिलिंग हो तो गोला उड़ी वालों पे पड़ेगा, वहाँ से हो तो गोला उड़ी वालों पे पड़ेगा। और हम लोग नहीं चाहते कि देश के हालात जो हैं ये ख़राब हों या यहाँ शेलिंग हो। लोग सुकून से रह रहे थे, अब किस तरह बदकिस्मती से क्या हुआ यहाँ हमारे पहलगाम में, वो हर कश्मीरी को दुख है, हर हिंदुस्तानी को दुख है। इस बार जो कश्मीरियों ने कर दिखाया इस हमले के बाद, मस्जिदों में ऐलान हुआ, हर घर में मातम रहा, हर कश्मीरी बहन भाई रोता रहा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली किस तरह ये हुआ, किस तरह हुआ, होना नहीं चाहिए था। लेकिन उसके बाद जो अब सिम्टम्स नज़र आ रहे हैं कि जंग होगी या हालात ख़राब हो गए तो पीसी जाएगी आवाम। हम सब हिंदुस्तानी हैं, जितना राइट भारत कुमार का है इतना ही राइट यहाँ अरशाद अहमद का है, इतना ही राइट यहाँ गुलाम रसूल का है। जितना हिंदुस्तान मेरा है इतना हिंदुस्तान यहाँ हर कश्मीरी का है, हर मुसलमान का है। मेरी तो यही बेनती होगी कि अपने देश को एक अच्छे ट्रैक पे ले आओ। तो हम लोग बॉर्डर के लोग हैं, हम 47 से लेके आज तक ये चीज़ें झेलते आए हैं। देखिए अरशाद साहब, यहाँ हर 2 साल के बाद शेलिंग होती है, हर 2 साल के बाद यहाँ गोले पड़ते हैं, लेकिन वहाँ तक महदूद हैं जब तक शेलिंग नहीं होती। यहाँ शेल्टर बनाए गए, बैंकर्स बनाए गए, वो बिल्कुल मैं कहता हूँ इतनी खस्ता हालात हैं उन बैंकरों की, वो आरएनबी ने कैसे बनाए। अब फिर उसी हालात में लोग हैं, कभी उड़ी हायर सेकेंडरी में आएंगे, कभी यहाँ आएंगे, कभी वहाँ आएंगे। गवर्नमेंट वहाँ तक महदूद है जहाँ तक शेलिंग नहीं होती। 2 दिन के बाद वैसे नॉर्मल गवर्नमेंट, वैसे ही लोग। तो लेकिन परमानेंट हल कुछ भी नहीं है। परमानेंट हल यही है कि हम ये चाहते हैं कि अमन व अमान रहे। आपको चमोली लिए चलते हैं, जहां पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इस वक्त अपना संबोधन दे रहे हैं। उनका क्या कुछ कहना है, आइए सुनाते हैं। बहुत ही सुंदर कार्यक्रम है। आप सभी के बीच में मुझे भी संतवाणी सुनने का शुभ अवसर प्राप्त हो रहा है। जैसे मैं पूज्य बापू से कह रहा था कि जब जब भी मैं आप देवभूमि में पधारते हैं, मैं प्रयास करता हूं कि मैं पूज्य बापू के मुख से निकलने वाले स्तुति को, भगवान राम की कथा को अवश्य श्रवण करने आपके सानिध्य में पहुंचूं। लेकिन सच बताऊं तो लोग भी यहाँ कोई भी माध्यम बना होगा, लेकिन सच में भगवान राम की और भगवान हनुमान जी की कृपा जिन पर होगी वही यहाँ पर पहुंचेगा। और मैं आज क्या बताऊं कि कल रात को मुझे, आज बड़ा सुंदर संयोग भी है, आज ही भगवान बद्री साहब के कपाट भी खुले हैं और मुझे कल रात को यहाँ आना था।
मौसम खराब हो गया, मैं यहाँ रुद्रप्रयाग तक पहुंचा, वापस जाना पड़ा मुझे और पूरी रात बारिश होती रही और मुझे लग रहा था कि पता नहीं मैं आज पहलगाम हमले के बाद एक ऐसा पोस्ट किया था जो आपत्तिजनक था। उसके बाद ये पोस्ट सोशल मीडिया पर खूब वायरल भी हुआ और वायरल होने के बाद ये संज्ञान में आया और संज्ञान लिया भी गया। अब उसे फिलहाल निलंबित कर दिया गया है। तो देखिए, बीएसए शिक्षिका पर कार्रवाई कर रही है और सोनभद्र का पूरा मामला कार्रवाई करते हुए निलंबित कर दिया गया है और सख्त ये संदेश दिया है कि अगर इस तरह की पोस्ट आप आतंकवाद के समर्थन में या पाकिस्तान के समर्थन में करते हैं तो आपको बख्शा नहीं जाएगा। 26 निहत्थे लोगों की हत्या हमें अभी भी याद है जो 22 अप्रैल को हुई थी और गोलियों की आवाज अभी भी पूरे देशवासियों के कानों में गूंज रही है। यही वजह है कि अब भारत में ऐसे कृत्य करने वाले लोगों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी जो खास तौर पर सोशल मीडिया के जरिए प्रोपेगेंडा या सोशल मीडिया के जरिए आपत्तिजनक पोस्ट करते हैं, इस तरह की सोच रखते हैं और इसी को लेकर ये कदम जो है पुलिस की तरफ से उठाया गया है और फिलहाल तो उसे निलंबित कर दिया गया है। लेकिन आगे क्या होगा, कैसे आगे ये कार्रवाई होगी, ये देखना होगा। राजन चौबे दिल्ली से संवाददाता हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। राजन, क्या जानकारी है आपके पास इस पूरे मामले को लेकर? जी शीतल जी, मैं आपको बता दूं कि जनपद सोनभद्र के 54 ब्लॉक का मालो घाट का एक स्कूल है, परिषदीय स्कूल बताया जा रहा है। वहाँ की एक सहायक अध्यापिका है, जेबा अपरोध करके सहायक अध्यापिका है। वह लगातार सोशल मीडिया पे एक फेसबुक पेज के द्वारा कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले को लेकर के आपत्तिजनक पोस्ट कर रही है। हालांकि इस मामले में बीएसए के द्वारा कार्रवाई भी किए हैं। बीएसए जो सोनभद्र बीएसए हैं उनको तत्काल प्रभाव से जो है सस्पेंड कर दिया गया है। तो आगे की क्या कार्रवाई है? क्या लीगली भी कोई कार्रवाई हो रही है या अभी तक निलंबित ही किया गया है? राजन, हाँ, जहाँ पे एक तरफ कश्मीर के पैसन घाटी में हुए आतंकी हमले को लेकर के कई लोगों की मौत हो गई है। हाँ। ऐसे में इस कायराना आतंकी हमले को लेकर के समूचा देश हाथ में है। ऐसे में बीएसए सोनभद्र के द्वारा जो मतलब जेबा अफरोज नामक सहायक अध्यापिका है उनको सस्पेंड करके आगे की विधिक कार्रवाई के लिए 15 दिन का अल्टीमेटम दिया है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया राजन, ये जानकारी आपने साझा की। राजन हमारे साथ इस वक्त बने हुए थे जिन्होंने ये जानकारी दी है। फिलहाल ऐसे तत्वों पर नकेल कसी जा रही है और पुलिस की तरफ से मॉनिटरिंग भी की जा रही है सोशल मीडिया पर, खास तौर पर जो षड्यंत्र रचने का काम करते हैं। इधर एक और बड़ी अपडेट है वाराणसी से, जहां पर शिवानंद बाबा का निधन हुआ है। देखिए, दुखद खबर, 128 साल की आयु में उनका निधन हुआ है। 128 साल उम्र है थी। 2022 में पद्मश्री से उन्हें सम्मानित किया गया था। सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस पर दुख जताया है। 128 वर्ष इनकी उम्र बताई जा रही थी, लेकिन फिलहाल निधन हो चुका है। तस्वीर में जो आप देख रहे हैं, इसको लेकर योगी आदित्यनाथ ने दुख व्यक्त करते हुए एक पोस्ट भी शेयर किया है। 2022 में इन्हें पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया था और इसी को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने दुख जताया है। जो आप तस्वीर इस वक्त देख रहे हैं राष्ट्रपति के साथ, तब के तत्कालीन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने इन्हें सम्मानित किया था और अब फिलहाल 128 वर्ष की उम्र में इनका निधन हो गया है। सभी लोगों ने इस पर दुख जताया है। ये वाराणसी में शिवानंद बाबा के नाम से जाने जाते थे। तो देखिए, एक्सपोस्ट जो योगी आदित्यनाथ ने किया है, उन्होंने क्या लिखा है। योग के क्षेत्र में अप्रतिम योगदान देने वाले काशी के प्रख्यात योग गुरु पद्मश्री स्वामी शिवानंद जी का निधन अत्यंत दुखद है। विनम्र श्रद्धांजलि। आपकी साधना एवं योगमय जीवन संपूर्ण समाज के लिए
महान प्रेरणा है। आपने अपना पूरा जीवन योग के विस्तार में समर्पित कर दिया है। बाबा विश्वनाथ से प्रार्थना है कि दिवंगत पुण्य आत्मा को सद्गति एवं उनके शोकाकुल अनुयायियों को यह अथाह दुख सहन करने की शक्ति प्रदान करे। ओम शांति। योगी आदित्यनाथ ने एक्स पर पोस्ट कर ये यहां पर दुख जाहिर किया है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने ये दुख जाहिर किया है। इधर कर्नाटक के मुख्यमंत्री ने एक बार फिर से केंद्र सरकार पर सवाल खड़े किए हैं। कर्नाटक के मुख्यमंत्री का सरकार पर निशाना। देखिए, राज्यों के साथ अन्याय किया जा रहा है। सिद्धरमैया ने कहा है कि राज्यों के साथ अन्याय हो रहा है, केंद्र सरकार अन्याय कर रही है। दक्षिणी राज्यों के साथ हाथ मिलाना चाहिए। जो साउथ स्टेट्स हैं, दक्षिणी राज्य हैं, दक्षिणी जो इलाके आते हैं, उनके साथ हाथ मिलाने की बात सीएम की तरफ से कही गई है। अन्याय के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए, ये सीएम ने कहा है। सीएम सिद्धरमैया लगातार केंद्र सरकार को घेरे में ले रहे हैं और ताबड़तोड़ उनकी तरफ से जो है वो निशाना भी साधा जा रहा है, कभी एक और कभी दूसरा। ये तमाम चीजें सिद्धरमैया की तरफ से हो रही हैं। कर्नाटक सीएम ने केंद्र सरकार पर फिर से निशाना साधते हुए कहा है कि केंद्र सरकार दक्षिणी राज्यों का जो है वो कहीं ना कहीं उनके साथ अन्याय हो रहा है, उनके साथ मेल मिलाप या तालमेल जो है वो केंद्र सरकार नहीं कर रही है। विधानसभा के कैबिनेट बैंकेट हॉल में आयोजित कार्यक्रम में राज्य के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने वित्त विभाग की ओर से नए वाहनों का शुभारंभ करने और अनुकंपा नियुक्ति आदेश वितरित करने के बाद ये बात कही है। जब मोदी मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने केंद्र पर दबाव बनाया था कि वह राज्यों को 50% टैक्स लौटाएं, ये कहा है इन्होंने। अब जब वे प्रधानमंत्री बन गए हैं तो वे राज्यों के साथ बहुत बड़ा अन्याय कर रहे हैं। हमें अन्याय का शिकार हुए दक्षिणी राज्यों के साथ हाथ मिलाना चाहिए और अन्याय के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। अगर आपको वाहन और स्टाफ की जरूरत है तो हम मुहैया करवाएंगे, लेकिन टैक्स कलेक्शन का लक्ष्य पूरा होना चाहिए। इस पर कोई समझौता नहीं होना चाहिए। अब इसको हम निशाना बोले या फिर एडवाइस बोले, ये तो सिद्धरमैया ही जानते हैं। लेकिन फिलहाल केंद्र सरकार पर उन्होंने एक बार फिर से जमकर निशाना साधा, सवाल उठाए और कहा कि केंद्र सरकार जो दक्षिणी राज्य हैं उनके साथ हाथ से हाथ मिलाकर नहीं चल रहे हैं, उनके साथ तालमेल के साथ नहीं चल रहे हैं जो चलना चाहिए। ರಾಜ್ಯದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತಾರೆ. ಇದು ರಾಜ್ಯದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ತೆರಿಗೆ ಸಂಗ್ರಹಣೆಯ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬನೆಯಾಗಿದೆ. ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ನಮಗೆ ತೆರಿಗೆ ವಂಚನೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಿಜವಾಗಿ ಕರ್ನಾಟಕದಿಂದ ಸಂಗ್ರಹ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ತೆರಿಗೆ ಸುಮಾರು 4.5 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು. ಆದರೆ ನಮಗೆ ಈ ತೆರಿಗೆ ವಾಪಸ್ ಬರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸುಮಾರು 60,000 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳು, ಅಂದರೆ ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಕರ್ನಾಟಕದಿಂದ ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟರೆ ನಮಗೆ ವಾಪಸ್ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು 60,000 ಕೋಟಿ. ಅದು ಅಷ್ಟು ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಅಂದಾಜು, ಅದು ಬರಬಹುದು, ಬರದೇ ಇರಬಹುದು. ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೆಚ್ಚು ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಒತ್ತಾಯವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಲೇ ಇದ್ದೀವಿ. ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರು ಗುಜರಾತ್ನ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿರುವಾಗ ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ 50% ವಾಪಸ್ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಈಗ ಅವರೇ ದೇಶದ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಆಡಿದಂಥ ಮಾತುಗಳು, ಮನಮೋಹನ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರು ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಆಗಿರುವಾಗ ಆಡಿದಂಥ ಮಾತುಗಳಿದ್ದವು, ಅದಕ್ಕೆ ಬದ್ಧರಾಗಿರ್ಬೇಕಲ್ಲ. ಆದರೆ 50% ನಮಗೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, 41% ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತದೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ. ಆಮೇಲೆ ಈ
ಈ ಸೆಸ್ಸು ಸರ್ಚಾರ್ಜ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದರ ನಮಗೆ ಪಾಲ್ ಬರಲ್ಲ. ಸೆಸ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಸರ್ಚಾರ್ಜ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ ಪಾಲಿಲ್ಲ. ಅದು ನಮ್ಮದೇ ತೆರಿಗೆ. ನಾವು ಒಂದ್ಸಾರಿ ಹೋಗಿ ಡೆಲ್ಲಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡೋದು. ಈಗ ನಾನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ದಕ್ಷಿಣ ರಾಜ್ಯಗಳಿದ್ದಾವಲ್ಲ, ಯಾವ್ಯಾವ ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ ಅನ್ಯಾಯ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಆ ರಾಜ್ಯಗಳೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅತ್ಯಂತ ಅವಶ್ಯ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಇದು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ನಮಗೆ ನ್ಯಾಯಯುತವಾಗಿ ಕೊಡಬೇಕಾದಂತ ನಮ್ಮ ಪಾಲನ್ನ, ನಮ್ಮ ಪಾಲು ಅವರು ದುಡ್ಡೇನು ಕೊಡಲ್ಲ, ಅವರು ನಮ್ಮ ಪಾಲನ್ನು ನಮಗೆ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವರು ನಮ್ಗೆ ಅನ್ಯಾಯ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅದನ್ನ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. 15 ಫೈನಾನ್ಸ್ ಕಮಿಷನ್ ನಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಅನ್ಯಾಯ ಆಯಿತು. ಸುಮಾರು 5,495 ಕೋಟಿ ನಮಗೆ ವಿಶೇಷ ಅನುದಾನ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿದೆ. 5,495 ಕೋಟಿ ವಿಶೇಷ ಅನುದಾನ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ 15 ಫೈನಾನ್ಸ್ ಕಮಿಷನ್ ನಲ್ಲಿ ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಿ, ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ चलिए न्यूज रूम लाइव में आज के लिए फिलहाल इतना ही। वक्त एक ब्रेक का है, आप बने रहिए हमारे साथ क्योंकि यहां पर खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता। नमस्कार।